पढ़ते ट्रांसफॉर्मर के भाग। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के पहले परीक्षण पढ़ जो हमारे पास है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के गुण क्या होते हैं, फिर हम सीटी पीटी कर लेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद कल ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। कल हमें केवल ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण करना है, जिसमें बड़ा भाग कोई सही नहीं है। एक तो होता है क्रोड के आधार पर, कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप। एक होगा हमारे पास संयोजन के आधार पर, उसमें थोड़ा बड़ा होगा, संयोजन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। जो हमारे पास स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार 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 वो सारे कुछ लिखने पड़ेंगे, जिसमें एंट्री स्टार और टी स्कॉट वीवी सारे आएंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा भाग होगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का समांतर क्रम संचालन, यही तो है, यही भाग है, तो वो सारा भाग कल हो जाएगा। आज है जो भाग है जो महत्वपूर्ण वाला, कहाँ है, ला रहा है क्या? ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर होता क्या है वो समझ में आने वाला सारा भाग ऑलरेडी हो चुका है। अब ट्रांसफॉर्मर होता है क्या वो नहीं पढ़ना है, अब उसके अलग से जो भाग थोड़ा एडवांस भाग है वही पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली देख ली थी हमने, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत भी देख लिए थे, ट्रांसफॉर्मर के बेसिक नेचर भी देख लिए थे, ट्रांसफॉर्मर के भाग भी देख लिए थे। ये एक सवाल है का पूर्ण भार पर इकाई शक्ति गुणांक पर अधिकतम दक्षता 90% है, तो आधे भार पर इसकी दक्षता क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है। माना पूर्ण भार कितना है, 100 केवी है, ठीक है। और अधिकतम दक्षता का मतलब क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में बात करिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब है आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर। ये भी आप जानते हैं। मैंने पूर्ण भार मान लिया 100 केवी है, क्योंकि हमें तो प्रतिशत से लेना देना है, तो प्रतिशत निकालना है। तो दक्षता का सूत्र लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास क्या था, आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस। इनपुट होता है ना भाई, आउटपुट प्लस लॉस इनटू कितना आता है भाई, 100। नीटा हमारे पास इन्होंने दक्षता दिया 90%, कितनी दी दक्षता, आउटपुट हमने कितना माना था भाई, 100 अपॉन 100 प्लस हानि क्या होगी भाई, तो आप कहेंगे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। हानि तो दोनों होगी कि नहीं होगी, इनटू कितना आ जाएगा भाई, 100, ठीक है। अब आप देखें तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, इनको वज्र गुणा में इधर ले आऊं तो ये आया मेरे पास 100 प्लस 2 पी आई कह दो या पी कॉपर कह दो, एक ही बात है ना भाई। तो 2 पी आई कह दो या पी कॉपर कह दो, दक्षता है तो दोनों पावर तो बराबर है। जो हमारे पास आयरन हानि है वही कॉपर हानि है, दोनों मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ये अधिकतम दक्षता पर लिखा हुआ है कि नहीं है भाई, तो ये आ गया इधर, 9 चला गया उधर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1000/9। 1000 में 9 का भाग दो, तो 9 एकम 9, पीछे बचा 1 10, 111.11 आएगा, आ गया। तो बताओ 2 गुणा पी आई बराबर कितना आ जाएगा भाई, 11.11। ये 11 का आधा कितना होता है, 1100 का आधा होता है 5500, 5.55 हो गया क्या ये, तो पी आई हमारे पास क्या हो गया भाई, 5.55। और पी कॉपर भी कितना हो गया, 5.55, जोड़ोगे तो 11.11, सही हो गया। यहां तक समझ में आया नहीं है, देख लो वापस प्रश्न को पढ़ लो। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सूत्र लगाया था। पूर्ण लोड मैंने मान लिया 100 केवी है, कोई ना कोई तो मानना था, मैंने 100 मान लिया ताकि प्रश्न क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। 100 केवी लोड है तो आउटपुट 100 केवी है, और हमारे पास आउटपुट बट्टा लॉस है, तो आउटपुट 100 केवी यहां लिख दिया। लॉस क्या होता है, आयरन हानि प्लस कॉपर हानि, और आयरन हानि और कॉपर हानि अधिकतम दक्षता पर दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों होंगे बराबर, बराबर होंगे तो मैंने पी आई प्लस पी कॉपर बराबर 2 पी आई कर दिया, वज्र गुणा से इधर ले गया, और हमारे पास पी आई इतना आ गया, पी कॉपर ही आ गया। यहां तक देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। अब देखो कि आधे भार हो गया। अब जो लाइन लिख रहा हूं जरूरी ध्यान से देखना, आधा भार, आधा भार लिखो चाहे पूरा भार लिखो, पी आई तो भाई इतना ही रहेगा, ये तो हमसे बदलेगा नहीं, चेंज होगा क्या। लेकिन आधा भार करते ही पी कॉपर हमसे चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, इसका 1/4। अरे भाई उन्होंने कहा नहीं आधे भार पर दक्षता पूछिए,
आधे भार पर हमारे पास क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप कहेंगे 5.55 का 1/4 कितना होगा, 1/4 गुणा 5.55। 56 होता तो 14 होता, 14 से थोड़ा सा कम है। 1.4 लिख दूंगा, 3 9 लिखूं, यही होगा ना भाई। 56 होता है, 56 होता तो मैं 1.4 कर देता, 5.6 होता है 5.5 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या, आधे भार पर दक्षता पूछी है। दक्षता क्या होगी, एन बराबर आउटपुट। अब आधा भार पर कितना हो गया भाई, 50 कहिए, बटा कितना हो गया 50, प्लस हानि कितनी हो गई, आयरन हानि तो 5.55, प्लस ये कितना हो गया 1.39, गुणा कितना है 100। तो 50 में भाग किसका दिया, तो 50 5 55 और 1 56, 56 पॉइंट कितना हो गया 94। अरे 55 40 95 होते हैं, 94 हुआ। इनटू कितना है भाई 100। अब ये भाग मतलब 57 ही है, समझ लो, ये 57 का भाग देना है। 57 का भाग देना तो पूरे ऑप्शन कह रहे हैं 8 बार तो जाएगा पहले, उसके बाद कितनी बार जाएगा वही उत्तर हो जाएगा, 6 7 8 8 है। अच्छा 8 8 भी 2 बार है, ये आप करो भाई, भाग तो आप दो। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। सत्ताईस पॉइंट आठ है, ये लो। कल बारिश के चक्कर में बहुत सारे आए नहीं थे, आज और नहीं आए कई जने। जयपुर में 2 दिन चेतावनी दी हुई है, आज और कल हम चेतावनी के अंदर हैं। आज चेतावनी में स्कूलों की छुट्टियां हैं, और सुबह से बारिश आई नहीं। आज स्कूलों की छुट्टियां ना 2 दिन की। और ये बारिश नहीं आने का कारण ये है कि सारे बच्चे दुआ कर रहे हैं कि बारिश नहीं आए, कि 2 दिन तो छुट्टियां हो ही गई, बारिश आए छुट्टियां कैंसिल होने के बाद। और बच्चों की दुआ में ज्यादा ताकत होती है, नहीं होता। सर्दियां भी तब पड़ती है जब सर्दियां खत्म, छुट्टियां खत्म होती है, तो उनको वापस छुट्टियां एक्सटेंड होती है, होते है ना। पहला ये करता था भाई 24 से 31 तक दिसंबर में छुट्टियां हैं सर्दियों की, तो 24 से 31 सर्दियां पड़ती नहीं थी, सर्दियां पड़ती थी 1 से। फिर कहा कि नहीं, इस छुट्टियों को 7 दिन बढ़ाया जाता है। ऐसे तो कर रहे थे पिछले 3 4 साल से कर रहे थे वो कारण ये है। हो गया भाई, चलो। हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण। पहली आई कैटेगरी ए, इसमें हम कहते हैं सामान्य परीक्षण होंगे। सामान्य परीक्षण का मतलब है रूटीन टेस्ट। ठीक है, इस परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण है अनुपात परीक्षण। अनुपात परीक्षण को कहते हैं रेशियो टेस्ट। इसमें हमें पुष्टि करनी होती है कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें लिख दिया कि प्राथमिक में चक्रों की संख्या कितनी है, सेकेंडरी में चक्रों की संख्या कितनी है, तो ये लिखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो क्या है, ये रेशियो लिखा जाता है ना। हमें पुष्टि करनी है उन नंबर ऑफ टर्न की सहायता से कि वही रेशियो है या नहीं है।
रेशियो वही है कि नहीं है, हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो पुष्टि कैसे करेंगे, आप दोगे प्राथमिक वोल्टेज को सप्लाई। जैसे उन्होंने लिख दिया कि भाई हमारे पास है 5, यहां लिख दिया उन्होंने 20:1 लिख दिया, यही तो लिखेंगे वो, 20:1 लिख दिया, यानी N2। और यदि अनुपात लिखते हैं यानी के रेशियो लिख दिया, के बराबर क्या होता है, N2/N1। और आपको यदि 20/1 दिया, इसका मतलब यदि प्राथमिक में 1 चक्कर है तो सेकेंडरी में कितने चक्कर होंगे, 20 होंगे। तो यही होना चाहिए, ये उसकी रेटिंग प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब जो इस ट्रांसफॉर्मर को लगाया तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो उन्होंने रेशियो लिखा है टर्न का, जो रेशियो लिखा वोल्टेज ट्रांसफर होने का, जैसे नहीं लिखा था ट्रांसफॉर्मर पर ये 220 केवी है, इसको बदलेगा 33 केवी में। तो ये किस आधार पर लिखा है, ये प्राथमिक का, ये सेकेंडरी का, किस आधार पर लिखा है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्न के आधार पर। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो इसका कारण हमारे पास एक अनुपात आएगा, आप 11 से काटो, 11 से काटोगे तो कितना आएगा 20, 11 से काटोगे तो कितना आएगा 3। तो यानी ये कह रहा था कि सेकेंडरी में 3 चक्कर है तो प्राथमिक में कितने चक्कर हैं 20, जिसके कारण यदि प्राथमिक को 20 वोल्टेज दोगे सेकेंडरी पर कितने प्राप्त होंगे 3। तो उन्होंने प्राथमिक के ऊपर कोई वोल्टेज देंगे, मान लो उन्होंने 20 नहीं दिए, उन्होंने दे दिए 200, तो उनको प्राप्त कितने होना चाहिए भाई 30। तो ये चेक करेंगे कि टर्न रेशियो सही है कि नहीं है, वोल्टेज का अनुपात सही है कि नहीं है। इसे हम कौन सा परीक्षण कहते हैं, अनुपात परीक्षण। ये ऑलरेडी प्लेट पर जो लिखा होता है उसकी पुष्टि करता है। ये रूटीन टेस्ट है, जब कभी भी कुंडली को स्थापित किया जाता है या मेंटेन किया जाता है तो उसके बाद ये रूटीन टेस्ट करना जरूरी होता है। तो लिख लो, ये है टर्न अनुपात की पुष्टि करता है। यहाँ ये लिख दें, ये वोल्टेज अनुपात की जांच करता है, कि वोल्टेज अनुपात का परीक्षण करता है। ठीक है, ये वही है, ये कहता है कि नेम प्ले मतलब जो प्लेट लगी हुई ना, रेटिंग प्लेट पर जो लिखा हुआ उसका, रेटिंग प्लेट पर है ना, रेटिंग प्लेट पर जो लिखा होता है उसकी क्या करता है, पुष्टि करता है। दूसरा हमारे पास होता है ध्रुवता परीक्षण। वो ये करते हैं ध्रुवता परीक्षण में, ट्रांसफॉर्मर की जो ये दोनों ना, इन वाइंडिंगों को वो कर लेते हैं शॉर्ट, मतलब ऐसे डायरेक्ट मिला देते हैं, इस पर सप्लाई देके इसका परीक्षण किया जाता है कि पोलरिटी कैसी आ रही है, ध्रुवता कैसी आ रही है, सप्लाई देने के अनुसार आ रही है, सप्लाई देने के विपरीत आ रही है। तो ये टेस्ट होता है कि इसको ये इस प्रकार जुड़ी रहेगी कोइल, या कोइल इस प्रकार जुड़ी रहेगी, ये सप्लाई इनपुट आउटपुट का चेंज करने वाला मामला बैठता है। आपको प्लस माइनस के हिसाब से मतलब देखना पड़ता है ना, फेज प्लस है माइनस है, 180 डिग्री फेज अंतराल किधर उत्पन्न होता है, तो ये ध्रुवता से पता चलता है। तो ये हमारे पास कौन सा परीक्षण कहलाता है ट्रांसफॉर्मर में, ध्रुवता परीक्षण। ध्रुवता परीक्षण होते हैं जिसमें 2 प्रकार होता है, एक होता है एडिटिव जिसमें जोड़ने का गुण हो, एक होता है सबट्रैक्टिव जिसमें हमारे पास क्या होता है, घटाने का गुण होता है। आपको यदि याद हो तो हमने इंडक्टेंस में पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोइल इस प्रकार आती है तो ये डॉट के कारण इंडक्टेंस का मान चेंज होता था। तो ये डॉट के कारण इंडक्टेंस का मान चेंज होता था। यहां ऐसा लिखा और यहां डॉट लिख दिया तो गुण क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कनेक्शन हुआ किस प्रकार से। इसलिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ध्रुवता परीक्षण। ट्रांसफॉर्मर की ध्रुवता का जांच की जाती है। ट्रांसफॉर्मर के ध्रुवता की जांच की जाती है। दूसरा लिखो, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है एडिटिव, एडिटिव यानी जोड़ना, एडिटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना छोटे ट्रांसफॉर्मर में। एक होता है
सब्ट्रैक्टिव घटाना, ये होता है बड़े ट्रांसफॉर्मर। तीसरा परीक्षण हमारे पास है फेज अंतर परीक्षण। प्राथमिक वाइंडिंग एवं द्वितीयक वाइंडिंग में फेज अंतर की जांच की जाती है। जांच की जाती है, मापा जाता है, ये भी लिख लो। जांच की जाती है, मापा जाता है। बोर्ड के कोने पर लाइट पड़ रही है, कहाँ लाइट पड़ रही है? कहाँ दिख रही लाइट? वो इसके फोटो में लाइट पड़ रही थी वो। क्या निकालो, पेन? सबसे पहला परीक्षण कौन सा है? अनुपात परीक्षण। अनुपात परीक्षण हमारे पास क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मर आपने लगाया, तो ट्रांसफॉर्मर में ये लगाया भाई स्टेप डाउन है तो कितने वोल्टेज को कितने वोल्टेज में बदलेगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? उसकी प्लेट के ऊपर। ये प्लेट के ऊपर लिखा होता है, और हमने कल देखा था उसकी मेन टैंक पर प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, अब आपको ये जब स्थापित करोगे तो जांचना पड़ेगा कि हाँ ये उतना ही वोल्टेज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो ये सामान्य परीक्षण ही हुआ। तो इसमें क्या होगा, या तो आप ये देख लो कि टर्न रेशियो की पुष्टि कर लो कि प्राथमिक में चक्र और सेकेंडरी चक्रों का अनुपात है जो दिया हुआ वही है कि नहीं है। या फिर आपको यदि लगे तार पतला और मोटा होने, या फिर वाइंडिंग में गैप होने के कारण भी तो फ्लक्स परिवर्तन होता है ना, उसके कारण कोई परिवर्तन हुआ है, तो आप प्राथमिक में वोल्टेज देके सेकेंडरी का वोल्टेज माप लो। पूरा नहीं देके थोड़ा कम देके माप लो, क्योंकि रेशियो तो वही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो ये आया कि 220 केवी को 33 केवी में बदला, आपने कहा छोड़ो 220 केवी को, आप 220 वोल्ट ही दो, तो बताओ 33 वोल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो ये जांचना पड़ता है ताकि उसके बाद जो पारेषण लाइन है वो सही तरीके से कार्य करे। इस परीक्षण हम क्या कहते हैं? सामान्य परीक्षण हुआ। दूसरा कौन सा है? ध्रुवता। ध्रुवता होती है कि उसकी पोलरिटी को जांचना पड़ता है। जब आपने पढ़ा था इंडक्टर में डॉट इधर लगे इधर लगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का गुण होता है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखना पड़ता है चुंबकीय फ्लक्स दोनों का सेम दिशा में है कि दोनों के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में तो फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और समान दिशा में फ्लक्स जुड़ेंगे, तो इसके ध्रुवता की जांच करनी पड़ती है। इसलिए कौन सा परीक्षण होगा? ध्रुवता। सामान्यतः एडिटिव होता है छोटे ट्रांसफॉर्मर में, बड़े ट्रांसफॉर्मर होता है सब्ट्रैक्टिव यानी घटाना, यह परीक्षण होता है। तीसरा होता है फेज अंतर परीक्षण कि भाई प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। स्टार स्टार में अलग होता है, स्टार डेल्टा में अलग होता है, डेल्टा डेल्टा में अलग होता है, बाकी लोड पर डिपेंड करता अलग होता है। तो जो उन्होंने प्लेट पे लिखा है वही फेज अंतर है कि नहीं, ये भी तो जांचना ही पड़ेगा। तो प्राथमिक वाइंडिंग में द्वितीयक वाइंडिंग फेज अंतर की जांच या मापन करना, ये कौन सा परीक्षण हो गया? फेज अंतर। तो ये सारे परीक्षण कौन से? सामान्य। ये परीक्षण सामान्य क्यों है? क्योंकि इस चीज के बारे में ऑलरेडी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, प्लेट जो रेटिंग वाली प्लेट उसके ऊपर लिखा हुआ है। हम जांचते हैं कि जो लिखा वो ठीक है कि नहीं है प्रोडक्ट, इस परीक्षण को कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये नाम आपने पहली बार सुना है? नाम सुना है? जानो कौन है? कोई बात नहीं, अगला लिखो विशेष परीक्षण।
क्या हुआ? बी है सामान्य परीक्षण, लिख दिया ना। बी लिख दो विशेष परीक्षण। नोट मत करो भाई, एक बार देख लो। कल वाला आपने घर पे भाग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? याद हो गया? अभी तक जो ट्रांसफॉर्मर में कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में नहीं आया हो? हम कल मंगलवार है, कल हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। यदि थोड़ा बहुत बचेगा या कोई डाउट होगा तो बुधवार को सोल्व करेंगे। उसके बाद बुधवार को करेंगे हम 50 सवाल इसके अलग अलग तरह के, जिसके आंसर देने ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएंगे, सब तरह के मिक्स सवाल आएंगे। ठीक है, जिनको 1 बाय 1 आपको करना है। कर लेंगे ना आप? तो वो करना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं बचेगा। आपको ट्रांसफॉर्मर आ गया तो ये मान के चलो मशीन पढ़ने की क्षमता आ गई। भाई मशीन पढ़ने की क्षमता चाहिए ना, एक वो मन चाहिए कि हाँ मशीन तो मैं पढ़ लूंगा। ये कब मन होगा? जब आपका कोई चैप्टर पक्का हो जाए। कभी भी मन, जैसे मान लो मैथ आपने पढ़ा, प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत आपका बहुत अच्छा हुआ तो आपका भाई लाभ हानि पढ़ने का मन करेगा। यदि प्रतिशत और बहुत अच्छा हुआ तो ब्याज पढ़ने का मन करेगा। यदि प्रतिशत ही अच्छा नहीं हुआ तो लाभ हानि में क्या खाक पड़ेंगे? आता कि नहीं आता? है कि नहीं मामला? तो वो एक भाग तो कंप्लीट पक्का होना चाहिए ना। पक्का होगा तभी तो उस खंड में हम आगे बढ़ पाते हैं। जब तक पक्का नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए पक्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये केवल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर पढ़ना ही नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मर का मतलब मॉड्यूल 3 का गेट खोलना है। मॉड्यूल 3 है जो आपके पल्ले पढ़ना है। विशेष परीक्षण कौन से होते हैं बताओ भाई? एक होता है अम्लता परीक्षण, लिखना नहीं भाई, अम्लता परीक्षण, एसिडिटी टेस्ट। आपको कई बार एसिडिटी होती है या नहीं होती है? गड़दोई। तो एसिडिटी मतलब एसिड का बनना। बॉडी के अंदर भी क्या बनता है? एसिड। एसिड बॉडी के अंदर बनता है तभी तो भोजन में पाचन क्रिया होती है। तो एसिड बनना तो शरीर में जरूरी है। लेकिन एसिड जो चाहिए उससे ज्यादा बन जाए तो जलन पैदा करता है। तो वो कहता है अब क्या पचाए, कुछ है ही नहीं। तो वो जलन पैदा करता है ज्यादा एसिड होने पर। फिर उसको क्या है कि आप इनो वगैरह लेते हैं, जिसे कहते हैं कि गैस वैस के साथ कुछ एसिड बाहर निकले, डकार वकार आए। ठीक है, तो वो एसिड। हमारे यहाँ पर एसिडिटी टेस्ट होता है क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म डाला तेल। तो तेल में नमी की मात्रा और तेल में अम्लता की मात्रा जांच करने के लिए। तो कुल मिलाकर परीक्षण किसका किया? तेल का। है कि नहीं है? तेल का परीक्षण करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तेल में नमी की मात्रा कितनी है और तेल में अम्लता की मात्रा कितनी है? अम्लता की क्यों चेक करे हो? सेल बैटरी में आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन सा होता है? अम्लीय नेचर का। अम्लता से क्या होता है कि धारा प्रवाह करने के गुण आ जाते हैं। आयन का प्रवाह होता है और हम चाहते हैं कि ये तेल कुचालक हो, इसमें आयन का प्रवाह नहीं हो। केवल किसका प्रवाह? ताप का। शीतलन का काम करना है ना, तो प्रवाह हम किसका चाह रहे हैं? ताप का। हम थोड़ी चाह रहे हैं आयन का प्रवाह। इसमें प्राथमिक से सेकेंडरी आयन का प्रवाह हम चाह रहे हैं क्या? नहीं। तो इसलिए इसमें ट्रांसफॉर्मर के तेल के अंदर परीक्षण किया जाता है। अब भाई देखो कि ये जो मैं नाम लिखा दिया मैंने परीक्षण के, 3 और 2 ये 3 और लिखा दूंगा। जब परीक्षा में आए कोई एकदम नया नाम आपके सामने आए तो आप उसका इंग्लिश देख लेना। हो सकता है नाम यही मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कोर हानि को मूल हानि लिखा। फिर आप कहोगे सर ने बहुत बहुत हानियां लगे, मूल हानि तो लिखा ही नहीं। अब मूल कोई अलग नाम था ही नहीं। इस प्रकार कई बार आता है नमूना परीक्षण। आप कहेंगे नमूना क्या है? तो इंग्लिश देखोगे तो कंफ्यूजन क्या होगा? दूर होगा, ये ध्यान रखना। बाकी इसलिए मैंने जितने भी नाम लिखे इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हैं। ट्रांसफॉर्मर के तेल में नमी एवं अम्लता की जांच करना। ट्रांसफॉर्मर के तेल में नमी एवं अम्लता की जांच करना। ठीक है भाई, अम्लता परीक्षण। दूसरा होता है इंसुलेशन एवं पैरावैद्युतिक परीक्षण। इसका मतलब क्या हुआ भाई?
एक तो हमें देखो, आप लिखना मत, एक बार देख लो। एक तो हमें ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचनी पड़ेगी। पैरा वैद्युतिक शक्ति के ऑयल कितना कुचालक है, ठीक है। दूसरा, क्रोड एवं वाइंडिंग के ऊपर लैब होता है ना भाई, तो क्रोड एवं वाइंडिंग का इंसुलेशन। पैरा वैद्युतिक मात्रा किसकी जांचोगे, ऑयल की। ऑयल की पैरा वैद्युतिक मात्रा अनफिल्टर में कितनी होती है, 30 केवी पर एमएम। तो ये जांचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाता है इंसुलेशन एवं पैरा वैद्युतिक परीक्षण। करो नोट। एक आंख में लो विजन की प्रॉब्लम है, हेल्पर में, मेडिकल में, हेल्पर में कोई दिक्कत नहीं है, आंख वाँख का कोई लफड़ा नहीं रहता है, लोको में रहता है, हेल्पर में नहीं है। ठीक है। इंसु हाँ, परीक्षण डेली। अच्छा, डेली कौन सा टेस्ट किया जाता है, त्रैमासिक कौन सा होता है, मासिक कौन सा होता है, 6 महीने में कौन सा होता है, वो ना, वो अलग से पूरा लिखूंगा सबका, कि डेली आपको ये टेस्ट करने हैं, और आपको साप्ताहिक कौन से करने हैं, मासिक टेस्ट कौन से करने हैं, 6 महीने वाले कौन से करने हैं, वो लिखूंगा ना भाई। वो आए हुए हैं, दो या 3 सवाल आए हुए हैं, लिखूंगा, चिंता मत करना। अभी बीच में हर जगह लिखूंगा ना, 6 महीना 3 महीना, आपके लिए भारी पड़ेगा, कंफ्यूजन करेगा भाई। यहाँ तो आप इसको पढ़ लो, या फिर 6 महीने 3 महीने पर फोकस करोगे, इसलिए 6 महीने 3 महीने लिखा नहीं रहा, फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा 6 महीने कौन से। जब ट्रांसफॉर्मर समझ में आ ही गया पूरा, तभी तो बताऊंगा ना परीक्षण कौन सा कहाँ होगा, क्यों जरूरी है, और डेली क्यों चाहिए, कौन सा मासिक चाहिए, कौन सा 6 महीने में चाहिए, कौन सा साल में चाहिए। इसलिए बीच बीच में हर बार ये नहीं लिखेंगे ना अपन कहीं पर भी। ओके, लिख लिया भाई। अब कौन सा परीक्षण बच गया है, जो आप पढ़ना चाहते हो वो बच ही गए, अभी वाले तो आप चाह ही नहीं रहे थे, ये वो है। अब आया हानिया एवं दक्षता परीक्षण। हानिया एवं दक्षता परीक्षण, ये आप चाह रहे थे, ये आपको पता भी है क्या। कितने प्रकार के परीक्षण होंगे, ये भी 3 प्रकार होंगे, ठीक है। पहला कौन सा है, ओपन सर्किट टेस्ट। खुला परिपथ परीक्षण। ठीक है।
अब ध्यान से देखना भाई, ये परीक्षण होता क्या है। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है। इस परीक्षण के बारे में आप जानते होंगे काफी कुछ, क्या नहीं जानते? कुछ कुछ जानते हैं। ये नाम आपने बहुत बार सुने हैं। परीक्षा में बहुत आसान आसान सवाल आता है इसका। जो पहली लाइन लिखेंगे वही सवाल है सबसे ज्यादा। ये क्या ज्ञात करता है? लोहा हानि, स्थिर हानि, नियत हानि, चुंबकीय हानि, कोर हानि, कुछ भी कहो, सब नाम तो एक ही है। वो ज्ञात करता है, वो अलग अलग नाम देके ये पूछा जाता है। कॉमन सवाल है सबसे ज्यादा। अब ये हमारे पास है। इसमें क्या होता है कि आपने परीक्षण करना है तो अमीटर एंड वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? जिसमें ये तो है वाट मीटर। कौन सा मीटर है? वाट। वाट मीटर क्या करता है भाई? करंट कोयल एंड प्रेशर कोयल होती है। इसमें कौन सी कोयल होती है भाई? सीसी एंड पीसी, या पोटेंशियल कोयल का तो। ठीक है, ये होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है कौन सा मीटर भाई? वाट मीटर है कि नहीं है? ये वाट मीटर है। ये वाट मीटर हम लगाते हैं निम्न शक्ति गुणांक का। कैसा लगाया जाता है? यानी पावर फैक्टर का मान इसमें क्या रखा जाता है? कम। क्योंकि ये वोल्टेज साइड होती है लो वोल्टेज साइड, और जो हाई वोल्टेज साइड होती है ना, हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड को क्या रखा जाता है? ओपन, खुला रखा जाता है। इसमें लो वोल्टेज साइड में लगते हैं सारे मापक यंत्र, और उच्च वोल्टेज साइड को क्या रखा जाता है? खुला रखा जाता है। खुला परिपथ परीक्षण क्या करता है? पहली बात तो आप कहेंगे ये है लोहा हानि, अर्थात नियत हानि ज्ञात करता है। कौन सी ज्ञात करता है भाई? लोहा हानि अर्थात नियत हानि ज्ञात करता है। इसमें नो लोड करंट फ्लो होती है। इसमें कौन सी करंट फ्लो होती है? नो लोड। इसमें नो लोड करंट प्रवाहित होती है, क्योंकि लोड तो है ही नहीं। ये नो लोड परीक्षण ही कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? नो लोड परीक्षण, क्योंकि करंट भी कौन सी है? नो लोड। और नो लोड करंट में आई नोट कितना आएगा भाई? 2% से 3%। नो लोड में धारा का प्रवाह कितना होगा? 2 से 3%। ये पूर्ण धारा का है। पूरी धारा का 2 से 3% ही प्रवाहित होगा नो लोड धारा, इसलिए से नो लोड परीक्षण कहते हैं। इसे नो लोड परीक्षण कहते हैं। और दूसरा, अमीटर मापक यंत्र। मापक मापक यंत्र अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर किधर लगे आपने भाई? लो वोल्टेज की, लो वोल्टेज तरफ लगाते हैं को, निम्न वोल्टेज की तरफ लगाया जाता है। बताओ, ये हमारे पास क्या ज्ञात करेगा? लो हानि। तो आप बताओ कौन सा हानि ज्ञात करेगा? नो लो हानि। लो हानि हमारे पास क्या होती है? नियत हानि होती है। क्या ये धारा पर निर्भर करती है? नहीं। ये किस पर निर्भर करती है? लो हानि कौन सी रेटेड होती है? वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। ये है वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रेटेड। लिखा कि नहीं लिखा आपने? पहले लिखा हुआ भाई ये सब। ये वोल्टेज एंड, कॉपी चेक कर लो भले। ये फ्रिक्वेंसी रेटेड होती है। मापक यंत्र किधर लगाएंगे? लो वोल्टेज साइड में। हाई वोल्टेज को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। करो नोट।
वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रेटेड का मतलब है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है। वोल्टेज चेंज होगा तो ये हानि भी चेंज होगी। लो हानि चेंज होगी कि नहीं होगी? वोल्टेज कम बढ़ेगा, कम होगा, लो हानि कम होगी। वोल्टेज ज्यादा होगा तो लो हानि ज्यादा होगी। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर लो हानि निर्भर कर रही है। तो लो हानि ज्ञात करने के लिए कौन सा किया था? खुला परिपथ परीक्षण। तो ये भी कौन सा हो गया? वोल्टेज रेटेड ही हुआ। भाई एक बार स्टार्ट करने बाद फिक्स रहता है, लेकिन यदि दो ट्रांसफॉर्मर आपने समान आकार के, समान मोटाई के, समान वाइंडिंग लगाई, एक को दिया आपने 11 केवी और एक को दिया आपने 22 केवी, तो बताओ लो हानि दोनों अलग अलग होगी कि नहीं होगी? हाँ, बस ये वोल्टेज पर निर्भर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ। आप घर जाके कल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताना भाई। है किस किसने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। आप देखो इतने इतने जनों ने हाथ खड़ा किया। बाकी बाकी क्या आते हो इधर? बाकी के नहीं पढ़ते हो तो फिर आप है ना कैसे समझोगे कि भाई चीजें होती क्या है? पढ़ने बाद आपको पढ़ने पड़ेगा। आपको खुद को पता है आपने आईटीआई में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। अब आप यहां से पढ़ने के बाद वापस पढ़ते ही नहीं हो तो फिर कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया है। जबकि कल वाला भाग इतना आसान था, याद भी हो गया पूरा। पर आपने घर जाकर देखा तो आधा घंटा से ज्यादा लगा नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, या 1 घंटा लग गया होगा। इतने रिवीजन में टाइम लगा, लेकिन बाकियों के पास यही इतना ही टाइम नहीं था। ये पीछे पीछे वाला नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर। पढ़ते क्यों नहीं भाई? आपने क्यों ब्लैक टी शर्ट वाला आपने क्यों नहीं पढ़ा? कल नहीं, उससे तो आपके पीछे वाला आपने क्यों नहीं पढ़ा? चलो दो लड़के मेरे पास और रेंडमली एक आप हो। हाँ, एक आपके पीछे जो बैठा ना उसे टुलवाओ। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता दूं, इधर आओ दोनों। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि आप, मैं ये जानना चाहता हूँ आपने नहीं पढ़ा तो आपने क्या किया? मोबाइल कहाँ है? मोबाइल लेके आओ। आपकी कैलकुलेशन मोबाइल में है, ऐसे हवा में क्या है? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। लो खोलो, लो खोलो। कितना घंटा क्या करते हो तुम? कहाँ है इसमें वो सेटिंग? सेटिंग किधर रहती है तुम्हारे? अरे दादा ठीक बात है, बढ़िया बात है। वो कोई बात नहीं, वो मैं ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसे कोई दोष नहीं दूंगा, चिंता मत करो तुम। तूने कल नहीं पढ़ा था? परसों पढ़ा था? परसों पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था। परसों, कल नहीं। परसों तूने कोटले का 2 घंटा 22 मिनट चलाई, कल तो खोला ही नहीं। ऐसे तू का मत मार तू। कल तूने व्हाट्सअप चलाया अच्छे खासा तो, क्रोम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फोन पे, है ना ये भी? वाह। देखो कि क्या बताऊं मैं। तो एक तो व्हाट्सअप बहुत चलाता है, ये इसको तेरा कम कर ले। तूने कल ये क्या चलाई भाई? ये क्या है? ये तू बता क्या है? क्या? छोटा भैया रखता है शाम को फोन। ये अगला क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसमें पढ़ाई किधर है? यहाँ तक स्नैपचैट तक तो है नहीं, टेलीग्राम आया। मैं यही जानना चाहता हूँ ना। तू तू गलती से न तो यूट्यूब खोलता है, न ऐप खोलता है तू। हाँ, न यूट्यूब खोलता है, ये इंस्टाग्राम 2 2 ढाई ढाई घंटा। ये फोन तेरा नहीं है तो किसका है? छोटे भाई का लेके आया। शाम को वो रखता है, दिन में तू रखता है। तो दिन में तू क्या करता फिर इसे? कोचिंग आता है, इसमें इसका क्या काम है? ऐसे ही टाइम देखने के लिए? तू तेरा फोन लेगा? हाँ इसका। मैं तेरे तुझे भी जानना चाहता हूँ ना, ये यही।
मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये तुम मैं ना पढ़ते नहीं तो करते क्या हो। ये कारण इसलिए है कि जैसे फॉर्म भरने की डेट आएगी फिर माथा पकड़ोगे, फिर वापस रिवाइज करने लगोगे, भारी पड़ेगा। टाइम टू टाइम साथ के साथ रिवाइज कर लो, ठीक रहेगा। राम सिंह का ऐसे चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका कारण है कि पिछली बार इसके 2-3 नंबरों से झटका लगा हुआ है। हाँ, 2-3 नंबर से झटका लगा हुआ है। और ये इतने दिन से मेरे पास इसीलिए रुका हुआ था कि हेल्पर की भर्ती आ जाए। तो हेल्पर भर्ती आ गई, अब भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इसने 2-3 साल ऐसे रुके से माथा पड़ी की क्या है फिर, है कि नहीं भाई? तू बता मुझे, क्या बताए, क्या है ये? क्या है? क्या काम आयो इधर तुम? 7-7 घंटे मोबाइल चला तो कोटली ऐप का नंबर आता 13 मिनट, नंबर ही नहीं आता। 7-7 घंटे मोबाइल चलाते हो? नहीं, मैंने पूछा। कल वाला भाग बहुत आसान भाग था, सबको समझ में आ गया था। कल वाले भाग में मुझे ऐसा बच्चा मिला नहीं था जिसको समझ में नहीं आया था, क्यों? तो पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, और जो दिखता है वो सीधा समझ में आता है। जैसे अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो मान लो तो हो सकता है थोड़ा हवा में हो, कैसा प्रोसेस है, उसमें सब दिख रहा था, सब समझ में आया, फिर भी जाके नहीं पड़ा। तो ये तो भाई बहुत गड़बड़ है। आधा घंटा तो घूमता फिरता मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, आपको भी पढ़ ही लेना चाहिए। बिना पढ़े तो, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। अच्छा, पिछली बार जो एग्जाम दिया है और वो पिछली बार 5 नंबर से 7 नंबर से रह गए, वो कौन कौन है? ये है। तो तुम लास्ट पढ़ो, तुम रह भी गए अब की बार पढ़ भी नहीं रहे हो। हाँ, तुम दोनों लास्ट वाले, जब इतने जने रह गए हो तो आप जो रह गए हो ना, आपको किसी के कहने की आवश्यकता है नहीं, आपको खुद को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। आपको ही पता है कि थोड़ी सी क्या मिस्टेक हुई है। जो पिछली बार पढ़ा आपने ठीक पढ़ा, टेक्निकल आती तो है, अब थोड़ी गहराई में पढ़नी है, चीजें पूरी पढ़नी है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, पूरे पूरे नंबर लाने हैं, यही तो टारगेट रहेगा ना भाई। और इतना टारगेट करने के बावजूद भी नंबर कटेंगे। और दूसरी बात, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ नहीं, तो आपको थोड़ी सी पल्ले कम पड़ेगी। जैसे ही फॉर्म भरने के बाद में डेट आएगी ना, आपको सब पल्ले पड़ेगा, सब पल्ले पड़ता, अभी पल्ले पड़ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अभी पल्ले पटक लो, थोड़ा ठीक रहेगा। और सारी मशीनें बिगड़ेगी नहीं, अभी सारी मशीन आ गई है। लिख लिया भाई? हाँ, पूर्ण धारा का दोष है 3% दी जाती है, उसे कौन सी धारा कहते हैं? नो लोड करंट। इसे कौन सी करंट कहते हैं? ये नो लोड करंट है। नो लोड करंट को किसे डिनोट करते हैं? आई नोट से। और इसमें इसको परीक्षण करने के लिए कौन सी धारा प्रवाहित होती है? नो लोड, क्योंकि लोड तो जोड़ा ही नहीं, और बिना लोड का परीक्षण निकले, ये नो लोड हानि ही कहलाती है। इसका नाम भी क्या है? नो लोड परीक्षण। आप देखोगे तो पता नहीं कितने सवाल इसी लाइन पर अटके हुए हैं। नो लोड परीक्षण कौन सा है? ओपन लूप परीक्षण, ओपन मतलब ओपन सर्किट परीक्षण कौन सा है? लो हानि ज्ञात करने का परीक्षण कौन सा है? इसके इर्द गिर्द ये 3 लाइन पे सवाल पड़े हैं बहुत सारे। ये जो मैंने लिखा रहा हूं ना, ये निम्न शक्ति गुणा वाट मीटर, ये पूछा आज तक एक बार, और ये पूछा हर बार घूमते फिरते, ये तो हर बार ही पूछते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है वो तो कभी कभार पूछते हैं, ऊपर वाली लाइन हर बार ही पूछते हैं, ये पूछते हैं। ऐसा है कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो आपको दुख यदि होगा तो इस चीज का होगा, आपको आ रहा था, पढ़ा हुआ था, लेकिन सवाल कर नहीं पाए। जो पिछली बार फेल है उनको भी यही दुख हुआ था, और कईयों को तो यह दुख हुआ था खुद से गलतियां कर दी। दुख उसी चीज का, किसी दूसरे का तो, जैसे अभी टेक्नीशियन का पेपर होता है रेलवे का, रेलवे टेक्नीशियन का पेपर देके बाहर आए बच्चों ने कभी भी किसी को भी दोष दिया नहीं? दिया। क्यों नहीं दिया? पेपर है आसान। पेपर आसान आता तो बच्चा खुद गलतियां करता है, फिर बाहर आके कहता है यार ये तो आ तो मुझे रहा था, ये डी कैसे कर दिया, करना तो ए था। वो खुद ही ये कहता है, किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ा उसका सब कुछ होता है, स्टैंडर्ड पेपर का मामला ही होता है। तो यही मामला है, पढ़ा हुआ आपका सब कुछ होगा, बस आप कितना क्या कर पाते हैं।
शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ठीक बात है। अब शॉर्ट सर्किट परीक्षण कौन सा होता है भाई? बताओ पहले तो, शॉर्ट सर्किट परीक्षण कौन सा होता है, ये बताइए। हैं? ताम्र हानि। तो आप कहेंगे ये है ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए, ये ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए प्रयोग लिखा था, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए। ये ताम्र हानि ज्ञात करते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मर का सबसे गर्म भाग होता है, वाइंडिंग होता है। सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर का सबसे गर्म भाग, ठीक है, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए। फिर आप ये कहेंगे इसका और नाम क्या है? फुल लोड परीक्षण। इसे फुल लोड परीक्षण भी कहते हैं। ये जो वाट मीटर लगा होता है, उच्च शक्ति गुणांक का होता है। ये वाट मीटर क्या होता है भाई? उच्च शक्ति गुणांक का होता है, ठीक है। तो ये वाट मीटर हमारे पास उच्च शक्ति गुणांक होता है। इसमें जो हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख देना, में ये है हाई वोल्टेज, ये है लो वोल्टेज, और इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट। इसमें धारा कौन सी बहती है? शॉर्ट सर्किट। इसमें धारा कौन सी बहती है? शॉर्ट सर्किट। मापक यंत्र किधर लगाते हैं भाई? अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, उच्च वोल्टेज की तरफ, लो वोल्टेज को शॉर्ट किया जाता है। ये कौन सी होती है? करंट रेटेड होती है, वोल्टेज रेटेड होती है? करंट रेटेड होती है। एक है ना, मैंने नो लोड लिखा ना, इसकी हिंदी भी लिखना, निर्भार। निर्भर नहीं, निर्भार, नो लोड, हिंदी नाम है इसका। निर्भार, भार नहीं है। निर्भार का मतलब है भार नहीं है, लोड नहीं है, नो लोड। उसमें लिख लेना भाई, जब नो लोड लिखा ना, निर्भार ऐसा आएगा, निर्भार परीक्षण। यहाँ लपड़ा ज्यादा नॉलेज का नहीं है, आपके आईटी में ज्यादा लपड़ा नाम का है। आप सवाल उठा के देख लेना, ज्यादा लपड़ा नाम का है, नॉलेज का तो बहुत ज्यादा लपड़ा है भी नहीं इसमें।
इतना तुम क्या जाने लग जाते हो भाई, 1 1 घंटे 1 1 घंटे में? शुरुआत में मैं इसलिए नहीं कहता था कि भाई आपकी आदत नहीं पड़ी होगी, अब तक तो आदत हो ही जानी चाहिए। और अब देखो भाई, यदि नहीं पढ़ गाते हो तो आपको आगे की क्लासों में दिक्कत आएगी, पढ़ गाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ गाते हो तो ये सब इजी है, जो पहले पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ गाते हो तो ये टफ है। हो गया भाई? क्या हुआ? उधर बैठ जाओ। बंद बंद वाला इशू नहीं रखना। बंद का रूल ही नहीं बनाया हुआ है। एक मिनट, क्या कहते हो? वोल्टेज? वोल्टेज? वोल्टेज जो पूर्ण वोल्टेज है, वोल्टेज से कोई लेना देना इसमें रहता नहीं। वोल्टेज जो है वो पूर्ण ही रहता है। अपूर्ण कैसे रहता है? एक नोट डाल के लाइन लिख लो कि नो, ये जो नो लोड परीक्षण और शॉर्ट सर्किट परीक्षण ना, ओपन, ये दोनों एक साथ ही परफॉर्म किए जाते हैं। उसी ट्रांसफार्मर में एक तरफ ये लगे होते हैं, एक तरफ वो लगे होते हैं। सबसे पहले लोड देते नहीं है, जब नो लोड नहीं देते नो लोड टेस्ट का मान आएगा, और उसके बाद तुरंत ही बाद उसमें लोड देते थे, वोल्टेज चेंज है नहीं करते, तो वो क्या कर लेते हैं, फुल लोड परीक्षण। तो ये मामला होता है। तो लिखो नोट डाल के, नो लोड टेस्ट एंड फुल लोड टेस्ट। 2 से 3% है, 2 से 5 है? अच्छा 2 से 5 है। अच्छा 2 से 3 वो है उसका मान, ट्रिकल चार्जर का। हाँ, तो ट्रिकल चार्जिंग होता है इसलिए वो रह गए होगा मान। हाँ 2 से 5% है। हाँ वो कोई नहीं, वो ट्रिकल चार्जिंग रह गए भाई। ट्रिकल में 2 से 3 देते हैं ना, उसमें 2 से 5 थोड़ी देते हैं, उसमें 2 से 3 ही है। क्या 5%? नहीं, वोल्टेज का परसेंट निर्धारित नहीं करते इसमें। वोल्टेज का परसेंट निर्धारित नहीं करते हैं, धारा का परसेंट निर्धारित होता है, जो कि ओपन लूप में होता है। लोड में धारा कितनी दी जाए, नो लोड में। लिखो नो लोड, नो डाल के क्या लिखा भाई, नो लोड टेस्ट एवं फुल लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट एवं फुल लोड टेस्ट दोनों परीक्षणों को एक साथ किया जाता है। नो लोड टेस्ट एवं फुल लोड टेस्ट दोनों परीक्षणों को एक साथ किया जाता है। आगे लिख देना ब्रैकेट में, दक्षता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दक्षता ज्ञात करने के लिए हमें दोनों साथ ही चाहिएंगे। दक्षता ज्ञात करने के लिए हाँ भाई। तीसरा होता है संपन्नर परीक्षण। संपन्नर परीक्षण का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है बैक टू बैक। इसका कार्य क्या है बताओ भाई? ताप वृद्धि एवं दक्षता दोनों ज्ञात करने के लिए काम ले जाती है। ताप वृद्धि एवं दक्षता ज्ञात करने के लिए। ताप वृद्धि एवं दक्षता ज्ञात करने के लिए अन्य नाम हमारे पास क्या हो गया भाई? बैक टू बैक टेस्ट। कार्य क्या हो गया भाई? ताप वृद्धि एवं
दक्षता ज्ञात करने के लिए। तीसरा हमारे पास होता है कि इसके इस टेस्ट का परीक्षण करने के लिए दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है। आइडेंटिकल का मतलब है एक समान, जिसमें चक्रों की संख्या समान हो, सब कुछ समान हो, तो दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। तो इस परीक्षण के लिए तो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर यानी एक समान, आइडेंटिकल मतलब एक समान दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आवश्यक है, दो समान प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होना जरूरी है। तो ये तो है इसकी पहली कंडीशन। संपनर टेस्ट है, इसका अन्य नाम क्या होता है? बैक टू बैक टेस्ट। कार्य क्या होता है? ताप वर्दी एवं दक्षता ज्ञात करना। अब इस दक्षता ज्ञात करने के लिए इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कितना चाहिए? दो, और दोनों क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी दोनों एक समान के होना चाहिए। एक समान यानी आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आता है इसमें एक ही कंडीशन होती है, इसमें जो प्राथमिक है वो दोनों की कुंडलियां समांतर रूप से जुड़ी हुई। कैसे? देखो ध्यान से, ये हमारे पास लाइन आ रही, मान लो प्राथमिक लाइन, तो ये लाइन यहां पर जुड़ी हुई है कि नहीं है भाई? है। और यही लाइन यहां पर जुड़ी ऊपर जुड़ी हुई है कि नहीं है? ठीक है। तो दोनों हमारे पास कैसे जुड़ी हुई है? समांतर में। ओके। और ये लाइन आ रही है तो इसकी भी देखो कि नीचे वाला भाग इससे जुड़ा, तो इसका भी नीचे वाला भाग इससे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कौन सा कनेक्शन कहते हैं? समांतर। तो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग कौन से क्रम में जुड़ी हुई है? समांतर क्रम में। जबकि यहां पर आप देखोगे तो ये देखो, ये लाइन ऐसे जा रही कि नहीं जा रही है? ये बताओ कौन से क्रम में जुड़ी हुई है? श्रेणी क्रम। ये कौन से क्रम में जुड़ी हुई है? श्रेणी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, और प्राथमिक वाइंडिंग कैसे जुड़ी हुई है? समांतर क्रम। ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग समांतर क्रम में एवं सेकेंडरी वाइंडिंग श्रेणी क्रम में। बस, प्राथमिक वाइंडिंग तो समांतर क्रम है, सेकेंडरी वाइंडिंग श्रेणी क्रम है, और वो भी कौन से ध्रुवता के साथ? विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ी होती है। क्या हुआ? किसमें? निमी में? देखो, आपका रूममेट ये है क्या? वो है क्या? फोटो जल्दी भेजा कर भाई, इतना लेट क्यों भेजता है? तेरे लेट भेजने के चक्कर में हमें 40 मिनट लगा था। दोनों एक ही गांव से हो गया? अच्छा अच्छा, पुराने यहीं पे मिले थे क्या? ओके ओके। नहीं नहीं, बड़ी बात, लेकिन फोटो जल्दी भेजा करो, ऐसे इतना लेट भेजने के कारण हमें दिक्कत होती है। अच्छा, आप लगा दिक्कत हो।
वो ये कहते हैं 5% से करना पर सुविधाजनक रहता है, ऐसे अनिवार्य कंडीशन नहीं बताई इसमें भी। ये भी ये कह रहा है क्योंकि निर्धारण वोल्टता के कम प्रतिशत का प्रयोग करना सुविधाजनक रहता है, और वो भी 240 वोल्ट में हाई वोल्टेज की तरफ ही रखना चाहिए। तो ऐसे मतलब ऐसे जरूरी वाला नहीं है। वो तो हमने वाइंडिंग ही चेंज कर दी ना, वाइंडिंग दूसरी दूसरी वाइंडिंग वैसे ही कम हो गई। ये भारतीय स्किल पर अभी अवेलेबल है ना किताब, ये पुरानी जो किताब है उसका शॉर्ट रूप है थोड़ा, है जैसे मान लो आपके पास है पुरानी वाली, तो उसका शॉर्ट रूप है ये, है। हाँ उसमें कम दिया, ये शॉर्ट रूप है। इसने क्या है कि बहुत जगह पर है ना, ऐसे नहीं शॉर्ट रूप को शॉर्ट करके लिखा है, उसने आधे पैराग्राफ खा के आधे लिख दिए। इसमें चेक कर लो, बोले वो डायरेक्ट मिला लो इसमें, है इसमें। इसमें मैं बताऊँ ना आपको क्या लफड़ा है। इसने जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रिले देना है, तो ये रिले क्या करेगा, आपको दिए उसमें रिले में 2 डायग्राम दिए, इनको रिले में एक ही डायग्राम वाला दे दिया, और ऊपर वाला भाग दे दिया, नीचे वाला पूरा हटा दिया। और केवल रिले में नहीं, सब जगह में है। इन्होंने जहां जहां छोटा करना ऊपर वाला रहने दिया, ऐसे नहीं ऊपर से हटाया नीचे वाला रहने दिया, ऐसा कभी नहीं किया। ऊपर वाला रहने दिया, नीचे वाला हटा दिया, कहां से हटाना वो खुद जाने। तो वो है शॉर्ट प्रूफ, ये रियल है, शॉर्ट प्रूफ है वो। हाँ रीजनरेटिव टेस्ट तो इसको वैसे तो क्या बोलते हैं, लेकिन बोल सकते हैं। हाँ मशीनों में करते हैं रीजनरेटिव टेस्ट तो। वोल्टेज रेगुलेशन बताया ना, फॉर्मूले से होता है, नहीं तो मैंने बताया ना कि भाई सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड परिवर्तन करने पर वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा, यही वोल्टेज रेगुलेशन है। लाइन में तो यही लिखी थी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड परिवर्तन करने पर वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा, यही क्या है वोल्टेज रेगुलेशन। फिर मैंने वोल्टेज रेगुलेशन की सारी कंडीशन लिखी थी। ओके भाई, तो ये हो सारे परीक्षण। अब परीक्षण कोई नहीं बाकी है। अब एक हेडिंग डाल देते हैं, वैसे तो डालना क्या है, आपको खुद को लिखना पड़ेगा। आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आपको पता तो चल गया ट्रांसफॉर्मर होता कैसा है। अब आपको क्या आदर्श ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो कौन सी चीजें कैसी चाहिए वो तो अब आपको पता होगा। यदि ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया तो आपको पता क्या चाहिए। आदर्श तो कुछ होता ही नहीं ना। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की अवधारणा क्यों आई, थ्योरी के लिए, थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए, कि कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, लॉस लेस कंडीशन आए, इसलिए आदर्श ट्रांसफॉर्मर की अवधारणा है। बाकी आदर्श ट्रांसफॉर्मर नाम की चीज होती नहीं है। अब आप बताओ आपको कैसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए, वो है आदर्श। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हेडिंग डाल दो आदर्श ट्रांसफॉर्मर, फिर मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा और आपको उत्तर आपको ही लिखना है। बाकी आदर्श ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं होता ना, आपने इतना ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया तो आपको पता है कि अब आपको ट्रांसफॉर्मर कैसा चाहिए, जैसा चाहिए वो आदर्श है, यही मामला है। तो बताओ पहली कंडीशन, इसमें हानि कितनी होगी, 0। दक्षता कितनी होगी, 100%। और आपको पूछे वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, अरे 0। वाइंडिंग प्रतिरोध निम्न लिखा ना, तो निम्न की जगह क्या होना चाहिए, 0। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में प्रतिष्ठन क्या होना चाहिए, है 0। पारगम्यता क्या होनी चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, है 0। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको। हाँ, अनंत अनंत अनंत, कुछ क्या है अनंत, कुछ कुछ होता ही नहीं है ना इसमें। इसमें
हाई या लो ही होता है सीधा। हाई मतलब एक्सट्रीम, आदर्श कंडीशन ले लें भाई। हो गया भाई, यही चाहिए ना आपको। हाँ एक और लिख लो भाई, लीकेज फ्लक्स कितना चाहिए, नहीं चाहिए, लीकेज फ्लक्स नहीं चाहिए, शून्य। है रिलेक्टेंस, अनिच्छा, अनिच्छा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिलेक्टेंस। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे भाई, हम बहुत बार लिख देना से क्या करो, ऐसा नहीं लिखेंगे। जो लिखा है उसको पहले वाले को पढ़ो ध्यान से, उसमें लिखा हुआ सब कुछ नाम। ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऐसा नहीं है, वो तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो लिखा ना वो आदर्श कंडीशन की है ऑलरेडी, क्योंकि पावर समान करी ना, इसमें भी वही आएगा, ये कोई चेंज नहीं है। एक क्यों आएगा, आदर्श होने का मतलब ये थोड़ी स्टेप अप करेगा ही नहीं, स्टेप अप भी तो कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ये रहेगा। एक कैसा आएगा, वैल्यू एक नहीं, एक वैल्यू नहीं आएगी, जरूर नहीं है, एक वैल्यू केवल आइसोलेशन में आती है। और आदर्श ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन हो ये कोई कंडीशन नहीं है, स्टेप अप भी हो सकता है स्टेप डाउन भी हो सकता है। ये बताओ आदर्श कैसे है, क्योंकि ये कंडीशन तब आई थी जब हमने पावर 1 और पावर 2 दोनों को क्या किया, और बराबर कब होगा, जब हानि क्या होगी, दक्षता कितनी होगी, ये वही कंडीशन आई, आई कि नहीं, ये ऑलरेडी यही कंडीशन है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कम बड़ा मामला बैठता नहीं है। मैं आपको भी कम चाहिए, आपको सही है तो सही है, आप इधर बैठ सकते हैं, क्यों उधर ऐसी आएगी, नहीं नहीं ऐसी वहां जाएगी सीधी, वहां नहीं आती है। बाकी मेरे हिसाब से इधर ज्यादा है ही नहीं, ठंडी है ही नहीं मामला है। मैंने आपको बताया भी था क्लास में ऐसी क्यों जरूरी है, मैंने समझाया था, मैंने कारण समझाया था पूरा, वो इसीलिए लगाते हैं, उमस नहीं हो, इरिटेट नहीं हो, ताकि थोड़ा सा दिमाग शांत रह सके। क्या हुआ, हाँ ये इधर आ जाओ, ये उसके पीछे बैठ जाओ, बोले आप जस्ट पीछे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है, कितना इतनी को जुकाम मुकाम हो रखा है तो वैसा हो जाओ, नहीं तो और जुकाम है तो पीछे की तरफ बैठ जाओ, पीछे ऐसे है नहीं, टीवी है कि नहीं भाई, नहीं दिखेगा सब जगह से, इस कमरे में आप कहीं पर भी किसी कोने में बैठोगे तो आपको स्क्रीन दिखेगी, ऐसा सुविधा है सही, क्योंकि वहाँ सारे कोने बराबर है, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत क्यों ही नहीं है, तो सारी चीजें। और ये टीवी केवल इसलिए लगाई गई थी, मैं आपको कारण बता दूं, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो बार बार यहाँ बैठने वाले कहते थे साइड हो, तो मैंने कहा मैं साइड नहीं हो सकता, टीवी ले लो आप एक और, ये रियल मकानी है। अब जो रेलवे में बच्चे बैठते थे उनको पता था, वो क्या यहाँ बैठते थे, मैं लिखने के बाद यहीं खड़ा होता हूँ, तो फिर वो बार बार कहते थे साइड होना साइड होना, मैं साइड से परेशान हुआ था, मैंने ये लगा दी, मैंने कहा यहाँ देख लो, साइड वाइड मत कराओ, क्यों बार बार साइड में परेशानी आती है, ये मामला है। तो अब हमने बेसिक भाग ट्रांसफॉर्मर का पूरा पढ़ लिया, और ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण केवल बाकी है, उसके अलावा हमने सब पढ़ लिया। अब हमारे बाकी क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मर का मेन भाग है वर्गीकरण। ऑटो ट्रांसफॉर्मर खुद छोटा सा है, ऑटो ऑटो है वो, हाँ इतना ही है, ज्यादा है नहीं, लेकिन मेन जो है वो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है। न्यूमेरिकल हमने सारे कर लिए, भाग हमने सारे पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट जो थे वो लगभग कॉन्सेप्ट हमारे आगे हैं, और अब हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण, कि भाई ट्रांसफॉर्मर को क्रोड के आधार पर वर्गीकरण करो, आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण करो,
और ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मर आउटपुट के आधार पर वर्गीकरण करो। फिर ट्रांसफॉर्मर में वर्गीकरण आपको अलग अलग आकार से जो डिस्ट्रीब्यूट है कि पावर है, मापन के आधार पर वर्गीकरण करो, शीतलन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण करो, फेज के आधार पर वर्गीकरण करो, कुल मिला के करना ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है। तो हमें ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण को पढ़ना है। ठीक है, शुरू कर दे। ओके। और ऐसा कोई भाग मतलब खतरनाक वाला नहीं बचा हुआ है आपके लिए। थोड़ा सा जहां दिमाग मेरे हिसाब से लगाना पड़ता है वो सीटी में, पीटी में और ऑटो में लगाना पड़ता है, बाकी कहीं दिमाग लगाना भी नहीं है, ये मामला है। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ठीक है, हैं क्या कह रहे हो, बोल तो जो बोलना है। पहला कंडीशन लिख देते हैं, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ऊंचाई, ये क्यों होता है, तो इसमें एक कंडीशन है, के का मान एक से क्या होगा, बड़ा। स्टेप अप का मतलब के का मान एक से बड़ा। के का मान एक से बड़ा तो के तो एन टू बटा एन वन है, तो एन टू बटा एन वन का मान एक से बड़ा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राथमिक से क्या होगी, अधिक। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या अधिक होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज भी प्राथमिक से क्या होगा, अधिक। ये स्टेप अप है। अब स्टेप अप कहाँ काम में लेते हैं, पारेषण लाइन के लिए। पारेषण के लिए माइक्रो माइक्रो अपन बार बार नहीं करेंगे अब, बार बार, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं अब इलेक्ट्रिकल का माइक्रो के साथ ज्यादा संबंध है नहीं। वैसे आप लिखने में लिख सकते हो, ये माइक्रोवेव में काम में ले लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। हाँ, वो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति आ जाती है, तो बार बार थोड़ा सा आपको दिक्कत भी करेगा। बाकी पारेषण के लिए मुख्य रूप से माइक्रो लिखना, लिख लेना भाई माइक्रोवेव के लिए। माइक्रोवेव में अपने को लिखा दिया एक बार। अब स्टेप डाउन, स्टेप डाउन होता है अपचय। स्टेप डाउन कौन सा होता है, अपचय ट्रांसफॉर्मर। अब अपचय ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है ये बताइए भाई। तो आप कहेंगे जिसमें के का मान एक से क्या हो, छोटा। के का मान एक से छोटा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राथमिक से कम। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कम तो सेकेंडरी में वोल्टेज भी क्या होगा, कम। सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम है तो ये कहाँ काम लेंगे, वितरण लाइन के लिए। वितरण के लिए। एक आप वेल्डिंग के लिए भी लिख सकते हैं। वेल्डिंग के लिए काम में ले लेते हैं, वितरण के लिए और वेल्डिंग के लिए। है? बूस्टर में हमारे पास क्या होता है, स्टेप अप होता है। बूस्ट करने मतलब बढ़ाना, बक मतलब घटाना। स्टेबलाइजर में दोनों का कार्य साथ होता है, ऑटो पे काम कर लेता है। बूस्टर का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन।
हो गया भाई, चलो भाई ठीक है। तो पहला है स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। ये तो हो गया अपने पास, कौन किसका आधार वर्गीकरण हुआ भाई? आउटपुट वोल्टेज। दूसरा है क्रोड के आधार पर वर्गीकरण, बी। क्रोड के आधार पर वर्गीकरण, क्रोड के आधार पर ट्रांसफॉर्मर हमारे पास, देखो क्रोड किसकी बनी होती है वो तो मैंने बता दिया, पूरा लिखा दिया, वो तो अपना लपड़ा नहीं। क्रोड होती है, क्रोड के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है, वो सब कुछ हम जानते हैं। हमें देखना है कि इसका आधार वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, 3 मुख्य रूप से। पहला जो है हमारे पास होता है कोर टाइप, ही कहलाता है क्रोड प्रकार, कहलाता है कि नहीं कहलाता भाई? क्रोड प्रकार, सेल प्रकार, बेरी प्रकार। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, वन, एक नंबर में। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, इसके बारे में कुछ बातें बताओ। तो भाई पहली बात तो हम कहते हैं कि कोर टाइप हमारे पास ये होता है, अभी लिखना मत भाई, लिखने वाला काम आप बाद में कर लेना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके। प्राथमिक वाइंडिंग में जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी को काटेगा। सेकेंडरी को काटने के लिए इसके पास रास्ते कितने हैं? एक। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहली बात कि ये जो क्रोड प्रकार, इसमें लिंब कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 2 लिंब होते हैं। लिंब कितने होते हैं? 2। और छोर, दोनों के ऊपर क्या लपेटी हुई है? वाइंडिंग। तो ये हमारे पास लिंब है, ठीक है। अब लिंब 2 है, चुंबकीय पाथ कितने हैं? 1 है। क्या हुआ? लिंब ये जिसके क्रोड है ना, जिस पर वाइंडिंग लपेटी गई वही तो लिंब है। एक ये है, दूसरा ये है, जिसके ऊपर क्या लपेटी गई? वाइंडिंग। तो लिंब कितने हैं? चुंबकीय पाथ कितना है? 1। चुंबकीय पाथ 1 है, तो हमारे पास चुंबकीय पाथ कम है, तो चुंबकीय फ्लक्स काटेगा भी क्या? कम, जिसके कारण हानि क्या होगी? ज्यादा। तो हमारे पास लीकेज क्या होगा? ज्यादा। चुंबकीय पाथ 1 है, तो आप कहेंगे फ्लक्स लीकेज क्या होगा? अधिक। फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा भाई? अधिक हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब कभी भी क्रोड के ऊपर वाइंडिंग लपेटे तो हमेशा, वो मैंने लाइन लिखा दी थी, संरक्षक टैंक के अंदर लिखाई थी, लो वोल्टेज वाइंडिंग सदैव क्रोड के पास होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग सदैव क्रोड से दूर होती है, वो तो आप जानते हैं। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इसमें ताम्र हानि ज्यादा होती है कि लोह हानि ज्यादा होती है? ताम्र हानि। याद रखने का तरीका है कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ बाहर से देखोगे, पहले इधर भी क्या आएगा? तांबा। इधर भी क्या है? तांबा। लोहा बीच में है कि नहीं है? और आप अगला देखना, उसमें लोहा बाहर आएगा, जिसमें बाहर जो होगा वो हानि ज्यादा है, ऐसे याद रख लोगे। तो बाहर कौन सा है भाई? कॉपर। तो आप कहेंगे ताम्र हानि लोहा हानि से क्या होती है? अधिक। और क्या जानते हो भाई इसमें? क्या कम होती है? हाँ, लीकेज अधिक है, अतः दक्षता कम हो गई। लीकेज जब भी अधिक होगा, अतः दक्षता क्या हो गई भाई? कम हो गई। बात सही है, ये तो करेक्ट है। और क्या जानते हो? वाइंडिंग, ये कौन से आकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आकार तो आप बोलोगे वो मैं लिखूंगा, मुझे क्या पता। ई कहां है? कहां दिखा ई? दिखना चाहिए। एल प्रकार का, एल व एल। मैं एल और एल, 2 एल को मिलाऊंगा, कायदे से यही होता है, केवल एल से नहीं बनता ना भाई। तो एल एल, एक मैंने एल लगाया ऐसे, एक एल लगाया ऐसे, तो ये क्या बन गया भाई? तो स्टेपिंग। अगला यू व आई, ये ऐसे लिखा जाता है, यू और आई अलग अलग मत लिखना, यू व आई लिखा ही ऐसे जाता है, ये दोनों मिलके बना ना भाई। तो आप कहेंगे ये रहा यू, ये रहा आई। बना कि नहीं बना? ये बनना चाहिए, ये ऐसे नहीं है यू आकार का होता है आई आकार का नहीं होता, यू व आई दोनों मिलके एक बना, एल एल से बना एक। और कोई प्रकार? दो यू,
दो यू से बढ़ा सकते हो, लेकिन वो काम में लेते नहीं। वो कहते यू है तो आपने यू तो मतलब पूरा तक ले लिया, फिर आई लेते हैं सीधा। दो यू का मतलब है कि यहाँ कॉन्टेक्ट पर यहाँ कनेक्शन आग नहीं आया, वो कनेक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये कॉर्नर पर नहीं आया। ज्यादातर जगह कॉर्नर पर लेते हैं, कई जगह बिना कॉर्नर के भी ले लेते हैं। ठीक है ना? नहीं नहीं, आप वो तो आप खुद बना रहे हो, सी जे होता यही है, एल यू आई। वो बाकी आप क्या खुद स्टार्ट हो गए इस धंधे में लगे, क्या हुआ? हाँ, यही दे रखे हैं। सी जे भी दिया क्या? नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। एम प्रकार दे रखा है सेल टाइप में, सी ले सकते हैं, सी जे क्यों, सी आई ले लो। सी जे की जगह क्या ले लो, सी आई। जे तो कौन है, जे मैंने नहीं देखा, जे कहा आया? वो निकालो ना, फोटो, उस फोटो में बना हुआ है, नहीं है, ये लिखोगे। क्या क्या? हाँ हाँ, वो तो हमने पहले लिख लिया भाई पूरा। हानिया लिखी तब यही तो लिखा हमने। कभी भी कहीं भी कोर में पूछा जाए तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कैसे स्थापित करना पड़ता है, यहां तो इतना नहीं होता है, रिंग टाइप में करना पड़ता है। रिंग टाइप में जो बेरी टाइप होता है ना, एक ऊपर दूसरा तो होता है। तो जब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज आता है तो ये ध्यान रखना, लो वोल्टेज हमेशा क्रोड के पास होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्रोड से दूर होती है। कारण होता है ना हाई, क्योंकि हाई वोल्टेज होगा तो यदि क्रोड के पास करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा काटेगा, जिसके कारण हानि क्या होगी, ज्यादा। और लो वोल्टेज को दूर रख दिया तो चुंबकीय पाथ का निर्माण नहीं कर पाएगी। कारण तो यही होता है। हाँ यही तो है ना, कल लिख भी तो दी हमने, लो वोल्टेज कोर के पास, हाई वोल्टेज कोर से दूर। कोर ही है ही है। हाँ, कोर में उत्पन्न फ्लक्स से ज्यादा तो कैसे हो सकता किसी का भी। क्रोड में जो उत्पन्न फ्लक्स होता है उससे ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय पाथ कम होता है तो हमारे पास आगे कोइल को काटेगा कम, तो हमारे पास दक्षता कम होगी, हानि ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लक्स बाकी क्या हो गया, लीकेज हो गया। क्या? हाँ हाँ, ज्यादा होगा ना। जैसे ही हमारे पास दक्षता घटेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा ही बढ़ेगा। हानि भी सबसे ज्यादा इसी में है। सेल टाइप पढ़ते हम क्या लिखेंगे कि उसमें चुंबकीय पाथ कितना आएंगे, दो, तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। और जैसे बेरी टाइप पढ़ेंगे क्या लिखेंगे, चुंबकीय पाथ अनेक, दक्षता बहुत ज्यादा। तो वो तो सीधा सीधा लॉजिक आ गया। तो बाकी इसमें से कुछ खास नया है नहीं शब्द, बाकी सारा लिखा हुआ है कि नहीं भाई? हाँ, आयताकार वाइंडिंग नहीं लेते, आयताकार वाइंडिंग कौन सी होती है इसमें? कंसेंट्रिंग वाइंडिंग काम में ले सकते हैं, से केंद्रीय। आयताकार कौन सी वाइंडिंग लेते हैं इसमें? कंसेंट्रिंग ले सकते हो, आयताकार कैसे ले सकते हैं? बेलनाकार तो उसका उसका रिंग प्रकार नाम होता है, बेरी टाइप उसको कहते हैं। वो रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर है जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के रूप में उपयोग लेते हैं, बेरी जहां उच्च दक्षता होती है वहां काम में लिया जाता है।
यही तो है। कौन सी? ये से केंद्रीय वाइंडिंग जो है उसके अंदर का स्ट्रक्चर के अंदर होती है। मतलब इसका चुंबकीय फ्लक्स एक बिंदु पे आ जाना चाहिए। से केंद्रीय का मतलब ये होता है। और वो जैसे टोरॉइड में होता है, तो ये तब पॉसिबल होता है, इसमें डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं ना, तो वाइंडिंग का नाम लिखा है नहीं इसमें। हाँ, समान दूरी पे हो तो वो रिंग में आ जाती है। आयताकार नहीं होती, आयताकार तो हमारे पास, आयताकार वाइंडिंग नाम ही कहाँ आता है। कम वोल्टेज लेते हैं लेकिन आयताकार का नाम आता नहीं है। स्टेप अप में भी किया जाता है, स्टेप डाउन में भी किया जाता है, लेकिन इसकी दक्षता कम होती है। इसकी दक्षता क्या होती है? कम। अब बहुत ज्यादा लिखना बाकी आपके लिए ना फालतू का कचरा होगा। जो चीज की चीज है वो साथ सीधी आ जाएगी पूरी। दूसरा लिखो, कौन सा है भाई? सेल प्रकार। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। लिखना मत इसको भी, इसको भी एक बार समझ लो। मामला ठीक बैठा तो लिख लेना। इसमें यहां होती है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग, यहां वाइंडिंग होती है सेकेंडरी। ठीक है। यहां पर प्राथमिक प्राइमरी वाइंडिंग है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना है, तो वो कहेगा कि इस प्रकार से चुंबकीय पात होगा। तो अब इसमें पहला सवाल ये आता है, लिखना मत भाई, एक बार देख लो बाद में लिख लेना आप। लिखने की कोई जल्दबाजी है नहीं। चुंबकीय पात कितने होते हैं? दो, आप कहेंगे दो होते हैं। और इसमें लिंब कितने होते हैं भाई? तीन। सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग स्थापित होती है, बीच वाले पर ही है। वाइंडिंग स्थापित कौन से पर है? सेंट्रल पर। ठीक है। सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग स्थापित है। चुंबकीय पात कितने होते हैं? दो। लिंब कितने होते हैं? तीन। और सेंट्रल लिंब पर हमारे पास क्या होगी भाई? वाइंडिंग को स्थापित किया जाएगा। ओके। अब हमारे पास आता है, सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग स्थापित कर दिया, तो यहां पर बाहर की तरफ लोहा है कि तांबा है? इधर भी लोहा है, इधर भी क्या है? लोहा। तांबा क्या आगे बीच में, तो कौन सा हानि ज्यादा होगी इसमें? लोहा। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। लोहा हानि किस हानि से ज्यादा होगी भाई? ताम्र हानि। अच्छा, इसमें हमारे पास चुंबकीय पात दो है, तो लीकेज क्या लिखोगे? लीकेज कोर टाइप से कम होता है। लीकेज फ्लक्स कोर टाइप से कम, तो इसका मतलब दक्षता क्या होगी? अधिक। कोर टाइप से कम। ठीक है। अब आओ इसका आकार के बारे में। एक तो है ई वे आई। ठीक है। टी वे यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। टी वे यू। तीसरा होता है कि एफ एफ भी होता है, जो कि ठीक पूरा माना नहीं जाता लेकिन होता है। ये ठीक है, ये ठीक है। तीसरा इन्होंने लिखा एम स्टैंपिंग। अब ये कैसे है? ये फोटो दे के भी लग नहीं रहा। इन्होंने फोटो भी दिया है, तो वो फोटो क्या है? ऐसे दिया। अब ई में मुझे तो ए में फर्क लगा नहीं उसमें। दिए उन्होंने है, यही उन्होंने फोटो दिया, ये एम स्टैंपिंग ऐसे पूरा बना के दे दिया। ठीक है। तो ये एम स्टैंपिंग है। बाकी इन्होंने दिया है तो एम स्टैंपिंग होता है। बाकी ये समझाने की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये निमी में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एम स्टैंपिंग। आपको एम स्टैंपिंग लिखना है। तो मुख्य रूप से कौन सा है? ई व आई ले लो तो काम है, टी व यू भी काम ले लो, एम स्टैंपिंग ले लो। एफ एफ ऐसे होता है, वो कहता है कि एफ ये है, ये है।
तो इसको हमने एफ एफ स्टेप भी बोला, एफ एफ भी बोला। तो ये आकार इस प्रकार के होते हैं। करो, लिखो भाई। हम्म। ये कर सकते हैं, लेकिन ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए अच्छा रहता है। हाई वोल्टेज के लिए कोर ठीक है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के हिसाब से ये ठीक है। हैं? क्योंकि चुंबकीय पात ज्यादा हो गई। जब चुंबकीय पात ज्यादा होंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा काटेगा, काटेगा, लीकेज क्या होगा? ये तो सीधा सीधा जो मैंने बताया, ये तो समझ में आने वाली बात है, सीधी सीधी। अब मैं जो लिखा रहा हूँ वो ध्यान से देख लो भाई। इन दो में लिखना है। इसका उपयोग लो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करता है। उपयोग कहाँ करते हैं? लो वोल्टेज कार्य में। वाइंडिंग कौन सी लगाते हैं भाई? इस वाइंडिंग को या तो बोलो डिस्क, या बोलो सैंडविच। कौन सी वाइंडिंग है? डिस्क या सैंडविच। ठीक है भाई। ये हमारे पास उपयोग है हाई वोल्टेज कार्यों में।
वितरण ट्रांसफॉर्मर में भी उपयोग ले लेते हैं। इसमें वाइंडिंग कौन सी होती है? कंसंट्रिंग। कंसंट्रिंग वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास वाइंडिंग के ऊपर वाइंडिंग स्थापित होती है क्रोड में। ये जो नीचे वाली आप डायग्राम देखोगे लो वोल्टेज मिलेगा, इसके ऊपर ये कोर वाइंडिंग स्थापित करते हैं हम, हाई वोल्टेज होती है। तो जो नजदीक वाला है वो तो लो वोल्टेज कहलाता है, और इसके ऊपर वाली स्थापित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाई वोल्टेज। तो लो और हाई का केंद्र बिंदु एक बनता है, इसलिए यहाँ पर इसमें कौन सी वाइंडिंग होती है? कंसंट्रिंग वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन से काम लेंगे? कंसंट्रिंग वाइंडिंग काम में ली जाती है। तीसरा होता है हमारे पास, एक होता है बेरी टाइप और एक होता है रिंग टाइप। कई जगह रिंग और बेरी सेम किया जाता है, कई जगह रिंग और बेरी को अलग अलग किया जाता है। हो गया भाई? कंसंट्रिंग वाइंडिंग उस हिसाब से कि इसमें जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है क्रोड में, नीचे लो वोल्टेज करते हैं, लो वोल्टेज के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग, उसकी संरचना के अंदर वैसा रहता है कि लो के ऊपर हाई स्थापित होती है ना, वैसी संरचना रहती है इसके चारों ओर। चारों ओर की संरचना कैसी रहती है कि जो लो वोल्टेज है उसके ऊपर हाई वोल्टेज की संरचना रहती है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स क्रोड को ज्यादा से ज्यादा काटे। तो इसलिए इसमें कंसंट्रिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है भाई। तीसरा लिखो, बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी टाइप में क्या होता है कि अंदर जो सिलेंड्रिकल प्रकार का भाग होता है, तो इसको दूसरा नाम सर्कुलर वाइंडिंग कह दो या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग कह सकते हो। और जो ये वाइंडिंग का भाग होता है, इसमें आपने पहले इसके ऊपर लपेट दी प्राथमिक वाइंडिंग। कौन सी लपेट दी? प्राथमिक। प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर लगा देते हैं इंसुलेशन। प्राथमिक वाइंडिंग के ऊपर क्या लगा दिया भाई इन्होंने? इंसुलेशन। तो आप ये समझ लो कि इसके ऊपर लगा दिया इन्होंने पूर्णतः इंसुलेशन। ये इंसुलेशन लगाने के बाद में इसके ऊपर एक और वाइंडिंग लपेटी जाती है, जो हमारे पास कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी। और ये जो हमारे पास है चारों ओर आयताकार पट्टियां होती है, चारों ओर आयताकार पट्टियां हैं, जिसके कारण दक्षता क्या होती है भाई? ज्यादा। जिसके कारण दक्षता क्या होती है इसकी? ज्यादा। तो आप कहेंगे इसमें एक सवाल यह है कि चुंबकीय पात क्या होते हैं? चुंबकीय पात होते हैं अनेक। अनेक क्यों होते हैं? आयताकार पट्टियां लगने के कारण। तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या होगा? सबसे कम। लीकेज फ्लक्स क्या होगा भाई? सबसे कम। दक्षता क्या होगी भाई? दक्षता सबसे अधिक होगी। चारों ओर आयताकार पट्टियां होती है, चारों ओर आयताकार पट्टिका, इसी के सहायता से हमारे पास क्या बनेगा? चुंबकीय पाथ। चारों ओर आयताकार पट्टियों से क्या बनेगा? चुंबकीय पाथ। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि यदि वाइंडिंग खराब हो जाती है तो रीवाइंडिंग करना क्या होता है? मुश्किल। क्योंकि ये चारों ओर पट्टियां लगी हुई है, अंदर है वाइंडिंग, तो रीवाइंडिंग करना क्या है? मुश्किल। रीवाइंडिंग करना मुश्किल। उच्च दक्षता वाले स्थान पर प्रयोग किया जाता है, कम ही प्रयोग करते हैं। और वैसे इसका प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, कोई लेबोरेटरी में चेक करना है तो वहां काम ले लो। ठीक है भाई। इसी से हमने प्रेरणा लेके रिंग टाइप बनाया था।
जिसको हम सीटी पीटी मापन यंत्र में काम लेते हैं, क्योंकि वहां दक्षता क्या चाहिए, ज्यादा। हो गए भाई। इसी से प्रेरित होकर एक रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर नाम आपके पास आता है। तो एक नाम लिख लो, रिंग टाइप। होता इसी प्रकार है, लेकिन ये सेम नहीं होता है। इसी से प्रेरित है वो। रिंग तो रिंग बनी, रिंग तो रिंग बनी, तो उसमें बीच में से एक और निकल रही है, तो भी आप रिंग टाइप को तो आप है ना सिटी भी बना सकते हैं। रिंग टाइप सिटी होता है। हाँ, करोड़ वृत्ताकार होगी ना भाई, तो रिंग का मतलब ये होगा। लिख ले भाई, ठीक है। एक इसमें आगे लिख दो, रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर। दो पॉइंट लिख लो जो आपके काम आ सकते हैं सीधा सीधा। दक्षता क्या होती है इसकी, उच्च। मापक यंत्र में प्रयोग, सीटी में पीटी में। आकार होता है रिंग या सर्कल, सर्कुलर कह दो। आकार क्या होता है भाई, रिंग, वर्ताकार, सर्कुलर आकार, बस। एक होता है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण इंडोर और आउटडोर, वो हम लिखेंगे नहीं भाई, क्योंकि जो आपने अंदर रख दिया वो इंडोर है, जो बाहर रख दिया वो आउटडोर। इंडोर कहाँ काम लेते हैं, हॉस्पिटल में, या लेते हैं कारखानों में, या वहां पर जहां इमरजेंसी सेवाएं देनी है और लगातार रूप से विद्युत सप्लाई चलती रहे, और वातावरण के ऊपर जैसे मान लो आंधी तूफान बारिश के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वहां कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, इंडोर। और जहां प्रभाव पड़ने पर कोई खास फर्क नहीं पड़े, वहां कौन सा लगेगा, आउटडोर। जैसे लाइट आपके ट्रांसफॉर्मर लगा, लाइट चली गई चली गई चली गई, 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी।
वो जो फर्क नहीं पड़े तो वो तो क्या लगा होगा, आउटडोर। हॉस्पिटल में फर्क पड़ता है तो वहां क्या लगा होगा, इंडोर। कारखानों में फर्क पड़ता है वहां क्या लगा होगा, इंडोर। जहां पर प्रभाव पड़ता है वहां क्या लगा होगा, इंडोर। जहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहां क्या लगाओगे, आउटडोर। बस ये, तो वो तो हम क्यों लिखेंगे। एक हमारे पास और है, शक्ति के आधार पर ट्रांसफॉर्मर वर्गीकरण। क्या ए बी, बी लिखा ना, सी लिखना ना भाई। शक्ति या क्षमता लिख दो, शक्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो एक तो होता है इसमें वितरण ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, वितरण ट्रांसफॉर्मर। दूसरा है पावर ट्रांसफॉर्मर। अब ये तो आसान है, ये तो आप अंतर बताओ भाई। है क्षमता बताओ, क्षमता। है इसकी 50 ही होगी। लोड, लोड है वो अलग है। जो आप कह रहे हो ना वो ये है, मैं लिख देता हूं। आप कह रहे हो इसको 50% लोड के अनुसार डिजाइन या स्थापित, डिजाइन कह दो या स्थापित। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि आपके गांव के अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए, तो आधा क्षमता का। तो भाई कितनी क्षमता का, तो क्या वो तो आप चेक करो। तो वो आएंगे चेक करने। चेक करने का तरीका होता है मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर जो मेथड होता है ना, उसमें एक ट्रांसफॉर्मर लाते हैं वो गाड़ी पर रखे और उसको 30 मिनट तक ऑन रखते हैं। सप्लाई आती है पीछे से और वो आपको कहेंगे जितना लोड है तुम्हारे गांव के अंदर, जिस गली में भी जो भी लोड तुम्हारे घर में है, चाहे टीवी हो, चाहे चक्की हो, चाहे आपके पास वॉशिंग मशीन हो, चाहे पानी निकालने वाली मोटर हो, कुछ भी हो, वो कह रहे सारे ऑन कर दो। आपने मैक्सिमम लोड ऑन कर दिया, 30 मिनट तक वो देख लेगा। 30 मिनट के बाद में मतलब सबको कहता है कि इसका बिल नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, आप करो, ऑन करो, एक बार तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो आपको क्षमता कैसा करो। फिर आप उसने चेक किया कि हाँ इनको चाहिए, टोटल अधिकतम लोड है 100 kVA का, तो वो आपको ट्रांसफॉर्मर अलॉट करेंगे 50 kVA का। तो आप कहोगे भाई ऐसा चीटिंग क्यों हुई, जब 100 kVA लोड है 50 kVA क्यों अलॉट किया। उन्होंने कहा कि सारे गांव वालों ने सारे लोड एक साथ चलाए तब 100 kVA हुआ। सामान्यतः सारे लोड एक साथ थोड़ी चलाओगे, तुम अपने घर के भी सारे एक साथ थोड़ी चलोगे। तो 100 kVA तो अधिकतम है, तो आपको ट्रांसफॉर्मर कितने केवी का चाहिए, 50। तो 50% लोड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है या स्थापित किया जाता है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, वितरण। लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर है, इसको 100% लोड के अनुसार डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इसको जो लोड भेजता है ना वो जीएसएस भेजता है। जीएसएस कहता है मेरे पास 5 MVA का है, दूसरा कह रहा है 8 MVA का, तीसरा कह रहा है 20 MVA का, चौथा कह रहा है 40 MVA का। जितना भी एमवीए वो जोड़ेगा उतना हिसाब से बनेगा, क्योंकि 5 MVA वाले को 5 देगा, 8 वाले को 8 देगा। कम करने का काम आगे का है, उसका नहीं था। तो इसको 100% लोड के अनुसार डिजाइन। पारेषण में, वितरण में प्रयोग, उच्च क्षमता का। वितरण के लिए प्रयोग, निम्न क्षमता का। क्षमता आपको बतानी पड़ेगी भाई। 5 kVA से 2000 kVA तक कौन सा होता है, वितरण। और 2000 kVA से अधिक यही है ना भाई, 2000 ही kVA है ना। हाँ, तो ये भाई थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 5 kVA से 2000 kVA। 1500 आता ना एक नाम, वो कहाँ आता है। 16 तो नहीं आता, 1500 आता ना, 1500 kVA है। शीतल माता, ये 2000 kVA से अधिक, अब सारा ये पावर ही है वैसे भी। ये आंकड़ा ध्यान रख लो भैया, आंकड़ा ठीक है अलग। वो शीतल में 500 1500 आते हैं।
पावर की ट्रांसफॉर्मर की दक्षता वितरण ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा होनी चाहिए। पहली बात, हमने जो लिखा ना कि ये 95 से 98 है, तो ये वास्तव में पावर की होती है, वितरण कितनी नहीं होती है। वितरण है जो 92 से 99 तक वैसे टोटल रेंज आ जाती है, जबकि ज्यादा वितरण और पावर में ज्यादा दक्षता किसकी होती है? पावर की। इसके एक और कारण बता दूं पावर की ज्यादा क्यों होती है। हमने वोल्टेज रेगुलेशन लिखा, तब भी देखो हमने पावर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखा? कम। सेकेंडरी वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखा? ज्यादा। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होना चाहिए? कम। किस में कम होता है? पावर में। पावर की दक्षता ज्यादा ही चाहिए। तो ऑप्शन 85 से ज्यादा होगा नहीं फिर। नहीं, ऐसे फिर नहीं मानना हुआ है, ऐसे मान नहीं सकता, ये गलत है। वो दिखाओ मुझे सवाल अभी। ऐसे कैसे मान लिया कि 85 लिखा, 90 लिखा, 85 मान लिया? हो ही नहीं सकता ना भाई, ये तो होना ही गलत है। यदि 85 तभी मान सकता है जब 85 से ज्यादा ऑप्शन में है ही नहीं, तो 85 मान ले, नहीं तो 85 नहीं मान सकते। 85 तो नाम ही नहीं है ट्रांसफॉर्म पूरे में कहीं। इसको नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोलते। दक्षता के बारे में बात ही नहीं की है। ये कह रहे वितरण ट्रांसफॉर्मर कितने परसेंट लोड के अनुसार स्थापित होता है? टोटल लोड के 50% के अनुसार। दक्षता ज्यादा दे, लेकिन वो मैक्सिमम है ये जरूरी थोड़ी हुआ। हम स्थापित करते हैं, ये तो मैक्सिमम दक्षता ये कहां जरूरी हुआ? हम दक्ष उसी पर स्थापित करते हैं। क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि सारा लोड एक साथ चलाएंगे नहीं, इसलिए है। वोल्टेज, अच्छा। पूर्ण दिवस दक्षता पावर ट्रांसफॉर्मर की ज्ञात करनी चाहिए। पूर्ण दिवस दक्षता 24 घंटे की दक्षता किसकी ज्ञात करती है? पावर ट्रांसफॉर्मर की। उसी हिसाब से आगे हम पावर अलग अलग वितरण ट्रांसफॉर्मर को भेजेंगे। वितरण ट्रांसफॉर्मर की हर बार ज्ञात करना पॉसिबल नहीं रहता ना। पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या रखनी चाहिए? उच्च। तो एक दिन की दक्षता किसकी ज्ञात करते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। स्पाइरल कोर होती है, ये रिंग कोर होता है ना, उसी प्रकार की एक कोर होती है, वही स्पाइरल कोर कहलाती है वैसे ही। और ये सिटी में काम में ले सकते हैं। ठीक है। वितरण, हाँ वितरण होता है, वो वितरण होता है, घरों वाले वितरण होते हैं, घरों के पास होते हैं जो। अभी अभी फॉर्म को लेकर कोई नोटिफिकेशन आया क्या हमें? क्या है नोटिफिकेशन आया क्या?